हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ के परिवार में। जैसा कि आपको पता होगा कि संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है, तो वीकली करंट अफेयर का वीडियो आ गया। इस वीडियो में पूरे वीक का करंट अफेयर रहेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में पूरे वीक के करंट अफेयर को पूरे डिटेल के साथ दिया गया है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक वीडियो में आपको पूरे वीक का करंट अफेयर मिल गया। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है तरंगा परनवितान, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। यह किस देश के लिए खेले हुए थे, यानी यह किस देश के क्रिकेटर थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यह श्रीलंका के क्रिकेटर थे। इन्होंने यह 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा की। यह श्रीलंका के लिए 32 टेस्ट मैच खेले हुए थे और 32 टेस्ट मैच में इन्होंने 1792 रन, यानी 1792 रन इन्होंने किया हुआ था। इसमें 2 सेंचुरी और 11 50 यानी अर्धशतक भी शामिल था। एक्चुअल इनका रिकॉर्ड जो था श्रीलंका के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का इनका रिकॉर्ड है। यह श्रीलंका के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12,522 रन बनाए हुए, यानी हाईएस्ट स्कोर इन्हीं का है। अब श्रीलंका की हुई है, तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरम कोटे। कोलंबो जो है यह एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इसकी कैपिटल है, और श्री जयवर्धनपुरम कोटी जो है वह इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यानी श्रीलंका में 2 राजधानी है। श्रीलंका के पीएम जो हैं महिंद्रा राजपक्षे हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको पूरे डिटेल के साथ पूरे वीक का करंट अफेयर मिलेगा। मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य ने इसे स्थापित करा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम राज्य सरकार ने अपना, असम की राज्य सरकार जो है उसकी कैबिनेट जो है, असम की कैबिनेट ने असम कौशल विकास विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 900 करोड़ रुपया की लागत से मंगलदोई में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान इसमें करता था, और उसका अब मंजूरी मिल गया है। इसके साथ साथ सीएम यानी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो नौकरी वाले हैं उनमें अपर एज लिमिट जो पहले 38 था उसको बढ़ा के 2 साल बढ़ा दिया गया अपर एज लिमिट, यानी 40 वर्ष की आयु तक लोग क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। यह बेरोजगारी को कम करने के लिए किया गया। असम सरकार ने की है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं, और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इस गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम भी इसी के अंतर्गत आता है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम सब में अलग अलग खंडपीठ है, लेकिन इसका ओरिजिनल हाई कोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छोटे लाभार्थी को शामिल करने के लिए इरादा अभियान को शुरू किया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक अभियान चला। यह अभियान जो है जम्मू कश्मीर के डोडा जिला DODA डोडा जिला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने सामाजिक कल्याण योजना के तहत जो लाभ लेने वाले हैं, यानी जिनको यह लाभ मिलना चाहिए और वो उसके पात्र नहीं रह पाए, यानी उन्हें लाभ न मिला, जो योग्य है लाभ लेने के, जिन्हें यो लाभ नहीं मिला, उनको कवर देने के लिए इसे फिर से शुरू किया गया है। और इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है कि जिसको इसका लाभ लेना है वो अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो मोबाइल नंबर पर अपना डिटेल दे सकते हैं और उनके आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। अब ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर 1954 से लेकर 2019 तक ये भारत का एक राज्य था, लेकिन इसे 2019 में 5 अगस्त 2019 को इसको अलग करके और ऑफिशियली इसे 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में बांटकर इसे 2 यूटी बना दिया गया। एक जम्मू कश्मीर यूटी, दूसरा लद्दाख यूटी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर जो यूटी है इसमें विधानसभा है और लद्दाख में नहीं है। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी और अमरनाथ के लिए भी प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है, और दूसरा है जम्मू, और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल यानी दूसरी राजधानी है। यहाँ के LG, यहाँ पर अभी LG हैं मनोज सिन्हा जो पूर्व मंत्री थे, यह हाल ही में इसके LG बने हुए। इसके पहले LG जम्मू कश्मीर यूटी के पहले LG थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके जम्मू कश्मीर LG जो LT बना था उसके पहले LG थे, जिन्होंने हाल ही में
ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्हें भारत का 14वां कैग बना दिया गया। तो आपको ये भी इसकी जानकारी मिल गया कि भारत का जो 14वां है कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पहले जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी थे। और ये जब 14वां एलजी बन गया तो ये किसको हटा, तो इसके पहले एलजी थे राजीव महर्षि, तो उनके जगह पर ये एलजी बन गए। चलिए आगे चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल सके जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी एग्जाम का दर फिर से शुरू हो गया है। जितना एग्जाम था धीरे धीरे सब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया। आज ही आपने देखा होगा बिहार दरोगा का मेंस का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उसे भी आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने कितने साहसी खेल के लिए 7 श्रेणी में थे, उसमें कितने श्रेणियों में राशि की वृद्धि की घोषणा की गई है। 7 श्रेणी में जो अवार्ड दिया जाता इसमें से कितना ऐसा श्रेणी है जिसमें खेल राशि थी उसकी वृद्धि कर गई है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 श्रेणियों में खेल राशि में जो था उसका वृद्धि किया गया। और यह वृद्धि किसने की है, तो खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने इसकी घोषणा की 2002 खेल दिवस यानी 29 अगस्त 2002 को जो खेल दिवस के दिन था उस दिन इसकी घोषणा की थी। इसके पहले इस अवार्ड में वृद्धि कब हुआ था, तो 2008 में इसके पहले खेल रत्न मतलब खेल के अंतर्गत जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो राशि होता है उसमें वृद्धि हुई थी 2008 में, और 12 साल बाद 2020 में फिर से वृद्धि हुई है। और किस किस खेल में हुई, तो सबसे पहला हुआ खेल रत्न। खेल रत्न जो था पहले 7.5 लाख रुपया मिलता था, अब इसे 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख मिलता था, अब 5 लाख से बढ़ाकर इसे 15 लाख कर दिया गया। उसके बाद हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 तरीका का होता है, एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, एक होता है रेगुलर। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है वह 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, और जो रेगुलर है उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। और चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनौती की शुरुआत की गई है। छोटे शहर में भी स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। कोविड-19 के सिचुएशन के कारण जो भी रोजगार है मैक्सिमम रोजगार बंद हो गया, तो जो छोटे व्यापारी हैं वो अपना रोजगार को फिर से पटरी पर ला सके, अपना जीवन यापन को अच्छे से चला पाए और देश का अर्थव्यवस्था बना रहे, इसके लिए सरकार ने इसे शुरू की गई। यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह छोटे शहर में स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, यह सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देगा। इसके लिए सरकार ने 3 साल में 95 करोड़ रुपया का बजट रखा गया है। 3 साल में इस पर लगभग 95 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस स्टार्टअप को पहचान कर इसमें जहां स्टार्टअप का जरूरत लगेगा उसकी पहचान की जाएगी और उसे 25 लाख रुपया तक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में भी IT के क्षेत्रों में भी स्टार्टअप किया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में रूस के किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत पीछे हट गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी काउकाज 2020 था। इसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान सभी देश बहुपक्षीय था। इसमें लगभग 8 से 10 देश इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन भारत ने इससे पीछे हट गया। क्यों पीछे हट गया, तो भारत कोविड-19 के कारण कि हमारे अगर देश सैनिक जाएंगे तो दूसरे देश के सैनिक के साथ अगर संक्रमित हो जाते हैं तो ये हमारे सैनिकों के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं रहेगी, इसके लिए भारत इससे पीछे हट गया। लेकिन एक पक्ष ये भी देखा जाए कि इसमें पाकिस्तान और चाइना की उपस्थिति के कारण, क्योंकि भारत का भी रिलेशन चाइना के साथ अच्छा नहीं है, इसके कारण भी इससे हट गया। अब ये रूस में हो रही है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्तिन है और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की मुद्रा रशियन रूबल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, डिगजिंग फेस्टिवल किस राज्य का एक वार्षिक नदी महोत्सव है। और आपका सही जवाब हो जाएगा असम। यह असम का एक वार्षिक नदी महोत्सव है डिगजिंग। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन,
हाल ही में चैडविक बॉसमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह फिल्म के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलती है कि अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा तो उसका फील्ड पूछता है कि वह किस क्षेत्र के थे। तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन था वो भी मैंने देने का प्रयास किया हुआ कि आपको किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन पारा स्विमर देश का पहला दिव्यांग खिलाड़ी बन गया है जिसे प्रतिष्ठित एडवेंचर पुरस्कार मिला हुआ है? एडवेंचर पुरस्कार किसे मिला हुआ? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सत्येंद्र सिंह को यह पुरस्कार मिला हुआ है और ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मुस्तफ़ा अदीब यह किस राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? यानी किस राष्ट्र के ये अगले प्रधानमंत्री होंगे? कौन? मुस्तफ़ा अदीब। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबनान के अगले प्रधानमंत्री होंगे मुस्तफ़ा अदीब। यह जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे जिनके बारे में 4 पूर्व प्रधानमंत्री ने इनके नाम को सपोर्ट किया हुआ, सिफारिश किया हुआ है कि लेबनान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अदीब होना चाहिए। अब तक ये राजदूत थे जो जर्मनी में थे। यह पूर्व पीएम वहाँ के थे हसन दियाब अब तक वहाँ के पीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। यह राजधानी जो थी लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भीषण धमाका हुआ था। धमाका होने के बाद ये विवादों में घिर गया, उसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब उसके जगह मुस्तफ़ा अदीब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो अब ये लेबनान में हो रही है तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल एऊन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री तो मुस्तफ़ा अदीब ही बन गए। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पेंशनर कॉर्नर नाम का एक ऐप को लॉन्च किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CISF ने इसकी लॉन्चिंग की हुई है। CISF या इसका लॉन्चिंग किया गया है। इसने अपने कर्मियों के लिए, इसके जो भी वर्कर है, अपने वर्कर के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसे तैयार किया गया। इसमें इनबिल्ट शिकायत निवारण की सुविधा भी शामिल की गई कि आपको शिकायत करना है या उससे भी रिलेटेड इसमें दिया हुआ है। यह नौकरी के अवसर को, पेंशन भोगियों से संबंधित लाभ के बारे में जानकारी मिलेगी। अब CISF नहीं हुए तो CISF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो CISF जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री अभी हैं अमित शाह। ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुमित नागल पहले भारतीय बन गए जो 7 वर्षों में अभी तक नहीं हुआ था। यह 23 वर्षीय हैं। इन्होंने अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर, ये ऐसे पहले दौरे में ब्रैडली क्लान को हराया और दूसरे दौरे में यह प्रवेश कर गए। US टूर्नामेंट में पहले दौरे में इन्होंने हराया, दूसरे दौरे में ये प्रवेश करके, और ये 7 साल बाद ऐसा कारनामा कर दिए। इनका दूसरा जो दौरा होगा, दूसरे दौरे में इनका मुकाबला होगा डोमिनिक थीम के साथ इनका मुकाबला होगा। इससे पहले तो ये 7 साल बाद किए, यानी 2020 में इन्होंने किया, तो इसके पहले 7 साल पहले यानी 2013 में सोमदेव बर्मन, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन के दूसरे दौरे में पहुंचने में सफलता पाई हुई थी। लेकिन 7 साल से 2013 के बाद भारत में अब तक ऐसा नहीं हुआ। 2020 में सीधे हुआ कोविड-19 के सिचुएशन में, और सुमित नागल ने ऐसा करके दिखाया। सुमित नागल जो है यह 122वें नंबर के खिलाड़ी हैं। अब ये जो US टूर्नामेंट चल रहा है, तो यह US टूर्नामेंट 2020 का जो US टूर्नामेंट है, यह 140वां एडिशन इसका चल रहा है, जो अगस्त 31 से लेकर 13 सितंबर के बीच में चल रहा है। यानी अभी ये चल रहा है, अभी ये USA के न्यूयॉर्क सिटी में चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा हेमंत खत्री, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में स्थित है यह HSL, यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। और
अब इसके सीएमडी बन गए हेमंत खत्री। यह रिटायर एडमिरल एलवी शरत बाबू का स्थान लेंगे, जिन्होंने रिटायर कर गए अपने, तो उसके जगह पर अभिनय बढ़ गया। हेमंत खत्री जो है यह अब तक एचएसएल में रणनीतिक परियोजना के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें सीएमडी बना दिया गया। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे, यानी इसका रिटायरमेंट भी 2025 में ही होगा, तो अपने रिटायरमेंट तक ले रहेंगे इस पद पर। एचएसएल की स्थापना जो हुई थी 1941 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आगे चलते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन, किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में यह पहली बार ऐसा होगी कि बिजली की चोरी करने के लिए एक अलग पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। यानी सर अभी तक ऐसे माना गया कि जो भी पुलिस स्टेशन था उसके पास इतना मतलब कार्य है, वर्क प्रेशर है, जिसके कारण ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा था। इसके लिए एक नई शुरुआत की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जितना भी जिला है, प्रत्येक जिला में कम से कम एक ऐसा पुलिस स्टेशन होगा जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ बिजली चोरी के रिलेटेड कार्यों के लिए। ये दूसरा कार्य नहीं देखेगी, सिर्फ बिजली चोरी से रिलेटेड कार्य देखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे बार बार देखने को मिल रहा है बिजली चोरी से मामले, तो इसी को निपटाने के लिए ऐसा सरकार कर रही है। प्रत्येक जिले में एक ऐसा रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी का ही कार्य देखेगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत को 48वां स्थान मिला हुआ है। इसके पहले भारत को 2019 में 52वां स्थान मिला हुआ था, यानी भारत 4 स्थान की छलांग लगाई, 4 स्थान ऊपर भारत गया। भारत जो है यह पिछले 5 साल से, यानी 2015 के बाद पिछले 5 साल से लगातार ऊपर बढ़ रहा है, यानी इसका रैंकिंग जो है लगातार सुधर रहा है, अच्छा जा रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है कि कोविड-19 के सिचुएशन में जहाँ पर सब कुछ खराब चल रहा है वहाँ पर भी भारत का अगर स्थान बढ़ रहा है तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ। सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है ये 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और आपका सही जवाब हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि सीबीडीटी। यह प्रमोद चंद्र जो मोदी जो है यह 1982 बैच के एक IRS अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। यह फरवरी 2019 में सीबीडीटी के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, फरवरी 2019 में, और इनका 31 अगस्त 2019 को इनका रिटायरमेंट हो गया। फिर रिटायरमेंट के बाद इन्हें 31 अगस्त 2019 को फिर से 1 साल के लिए एक साल के लिए फिर से इनको नियुक्त किया गया। तो यह फिर से 31 अगस्त 2020 को इनका फिर से रिटायरमेंट हो गया, लेकिन अब फिर से इनको 6 मास के लिए बढ़ा दिया गया। तो यह 28 फरवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। सीबीडीटी का जो समूह है, इस समूह का 6 सदस्य होते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो सीबीडीटी के अध्यक्ष है वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नीति तैयार करने में मदद करता है। इसकी स्थापना सीबीडीटी की स्थापना 1924 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और यही अध्यक्ष तो यही है प्रमोद चंद्र मोदी। आगे चलते आज के 17वें क्वेश्चन की तरफ। 1 से 15 सितंबर 2020 को कौन सा विभाग स्वच्छ पखवाड़ा देख रहा है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक विभाग ऐसा कर रहा है। उर्वरक विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी सार्वजनिक यानी उपक्रम है, या जो भी सार्वजनिक संगठन है जो इसके अंतर्गत कार्य करता है, ये सभी संगठन बड़े पैमाने पर इसमें भाग ले रहे हैं। कोविड-19 के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो रहा है कि स्वच्छ पखवाड़ा यानी स्वच्छता के कारण लोगों को और बढ़ाया जा रहा है, और यह उर्वरक विभाग के द्वारा आता है। उर्वरक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके मंत्री अभी हैं DV सदानंद गौड़ा। आगे चलेंगे आज के 18वें क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष तक कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 1 बिलियन टन प्राप्त करना है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2023 से 2024 तक के बीच का यह लक्ष्य है कि 1 बिलियन टन कोल इंडिया का उत्पादन करना है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोल इंडिया या निजी कंपनियों के साथ अपना प्रतिस्पर्धा
बनाए रखने के लिए ऐसा कार्य करिए। कम लागत में भी यह गुणवत्तापूर्ण कोयला का उत्पादन कर उपभोक्ताओं को बढ़ाए। और इसके उपभोक्ता कैसे हैं, जैसे स्टील प्लांट को, पावर प्लांट को समय समय पर आपूर्ति देती है। यह देश में कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। इसके CMD PM प्रसाद ने बताया कि कोयला खदान जो है उसको अग्रसर रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्राइवेट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी को लैस करना काफ़ी जरूरी था। इसके लिए उन्होंने 5200 करोड़ रुपये के निवेश की जो प्रोजेक्ट थी उस पर भी उन्होंने साइन कर दिया कि अगर इस आधुनिक तकनीक से ये होगा तो इसका गुणवत्ता भी बढ़ेगा और ये निजी कंपनियों के साथ साथ आगे बढ़ पाएगा। कोल इंडिया है, यह एक महारत्न कंपनी है जो कोल माइनिंग और रिफाइनिंग की कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व की भी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। इसके चेयरमैन और MD प्रमोद अग्रवाल हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 19वां क्वेश्चन, कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन की मंजूरी दी गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन कर्मयोगी की मंजूरी दी गई है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया कि इसका उद्देश्य है कि भविष्य के लिए जो सिविल सेवक हैं उनको और अधिक रचनात्मक बनाने, उनका जो क्षमता है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसे शुरू की गई है। यह सिविल सेवकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम है जो सरकारी कर्मचारी को आदर्श कर्मयोगी के रूप में देश की सेवा केंद्र विकसित करने के लिए इसे प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे ने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी GBC नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट किसे प्रदान किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए इसने काफ़ी अच्छे से ऊर्जा का प्रबंधन किया। इसके लिए इसे यह 21वां यानी 21 नेशनल पुरस्कार यानी नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार इसे प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए इसे भी एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के 21वां क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रूस करेगा इसकी मेजबानी। और इसमें भारत की तरफ से कौन जाएंगे? तो विदेश मंत्रियों का है तो भारत के विदेश मंत्री जाएंगे एस जयशंकर। यह 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में होगा। और इसमें ये तो विदेश मंत्रियों के था तो इसमें विदेश मंत्री जाएंगे और इसी में एक रक्षा मंत्रियों का भी बैठक होगा। तो भारत के रक्षा मंत्री उसमें राजनाथ सिंह जाएंगे। अब ये रसिया में होगा तो रसिया की राजधानी मॉस्को है। रसिया का मुद्रा रशियन रूबल है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। अब यह SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मतलब सिक्योरिटी संगठन है। सभी देशों का एक अलायंस है जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग है। इसमें 8 सदस्य देश हैं और वो देश हैं चाइना, इंडिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल जो हैं यह व्लादिमीर नोरो इसके सेक्रेटरी जनरल है। चलिए आगे चलते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन, भारत से किसको टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में समग्र वैश्विक रैंकिंग में 301 से लेकर 305 की श्रेणी में रखा गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IISc बेंगलुरु को यह रैंक प्राप्त हुआ है। भारत की तरफ से IISc बेंगलुरु को यह रैंकिंग विश्व की जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग किया गया उसमें 301 से लेकर 305वां स्थान प्राप्त किया गया है। इसमें 93 देशों के 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी का रैंकिंग किया गया था जिसमें भारत को 301 से 305वां स्थान प्राप्त हुआ। और यह बेंगलुरु का IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यह रैंकिंग प्राप्त हुई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान जो मिला हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK को प्रथम स्थान मिला हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US को सेकंड स्थान मिला हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US को थर्ड स्थान मिला हुआ और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US को चौथा स्थान मिला हुआ है। चलिए आज के 23वें क्वेश्चन को देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक परिषद की स्थापना की है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने ऐसा किया हुआ है। इसके लिए जम्मू और कश्मीर ने 10 सदस्यों की एक परिषद की गठन की गई है, जिसके प्रमुख यानी ये 10 सदस्य जो होंगे इसमें प्रमुख कौन होंगे? तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इसके प्रमुख होंगे। और इसके लिए एक फंड की भी स्थापना की गई, जिस फंड का नाम है जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल फंड, इसका नाम दिया गया। और इसी फंड में जो भी चार्ज लिया जाएगा, जो भी फी आएगा, जो भी बेनिफिट आएगा, सब इसी फंड में रखा जाएगा। अब ये जम्मू कश्मीर हुए, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यह समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है जम्मू। और यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा, यहाँ पर अभी कोई सीएम नहीं है, अगर सीएम बनेंगे तो उसके बारे में निश्चित तौर पर आपको बतलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के 24वें क्वेश्चन की तरफ। भारत और निम्नलिखित में से किस देशों के बीच में भू विज्ञान और खनिज संसाधन में सहयोगों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और फिनलैंड के बीच में ऐसा हुआ था। ये दोनों के बीच में समझौता हुआ MOU, आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों। MOU का फुल फॉर्म होता है, MOU जो किया गया इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन पर अभी शुरुआत हो गई है। भारत और फिनलैंड दोनों के GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों देशों के GSI के बीच में यह समझौता हुआ। यह दोनों देशों के जियोलॉजी और मिनरल कॉरपोरेशन के फील्ड में काफ़ी सहयोग होगा, यानी 200 देशों का इसका विकास होगा। अब फिनलैंड इसमें आई, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की भाषा फिनिश और स्वीडिश है। मुद्रा फिनलैंड का यूरो है। राष्ट्रपति साउली निसिस्तो और प्रधानमंत्री सना मरीन है। आगे चलेंगे आज के 25वां क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन, आमा शहर ने निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्यमंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया एक ऐप है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के CM श्री नवीन पटनायक ने स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर इस ऐप को लॉन्च किया गया था। यह ऐप जो है यह 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप है, आमा शहर और स्वच्छ शहर। यह उड़ीसा के लिए है। ये इस ऐप में जो लोकल अर्बन बॉडी है वह राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर करने के लिए प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा करने में इसको सक्षम बनाया है, यानी यह उसके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो अब यह उड़ीसा के द्वारा हुआ, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है श्री गणेशी लाल। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक नया राज्य बना हुआ था, यह बिहार से अलग हो गए। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलेंगे आज के 26वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन, टाइम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ? अभी हमने कुछ देर पहले इसका क्वेश्चन देखा हुआ था कि भारत में किसको मिला हुआ था, तो भारत की तरफ से था IISc बेंगलुरु, जिसे 301 से 350, लेकिन इसमें प्रथम स्थान किसे मिला हुआ था? ऐसे मैंने आपको उसमें बतलाया था, फिर से एक बार आपको बतला देते हैं। प्रथम स्थान मिला हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, प्रथम स्थान मिला हुआ था। सेकंड स्थान मिला हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को। थर्ड स्थान मिला हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। और फोर्थ स्थान मिला हुआ था इसमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को। और ये 4 जो स्थान मिला हुआ था, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यह यूके की है, स्टैनफोर्ड यूएसए की है, कैलिफोर्निया यूएसए की है और हार्वर्ड भी यूएसए की है। चलिए आगे चलेंगे आज के 27वां क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 27वां क्वेश्चन, 2 दिन के राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आप देखेंगे कि यह जनजातीय से रिलेटेड है, तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब चलेंगे आगे आज के 28वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 28वां क्वेश्चन, क्वाड मीट की मेजबानी कौन देश करेगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी और इसकी मेजबानी करेगी अपना देश भारत, इंडिया इसका मेजबानी करेगा। इसमें 4 देश है, क्वाड में 4 देश है। कौन कौन? एक तो अपना देश इंडिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा US यानी अमेरिका है और चौथा जापान है। यह क्वाड का जो पिछला बैठक हुआ था 2019 में हुआ था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। और इसकी शुरुआत जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, आपको कुछ दिन पहले ही हमने इसके बारे में बताया कि शिंजो अबे जापान के जो प्रधानमंत्री थे, इनका पेट का समस्या था, इस कारण इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए।
इन्होंने 2007 में इसको शुरू किया हुआ था और ये शुरू इन चारों देशों से यानी इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से सबसे सलाह मशवरा करके इसने इसे शुरू किया हुआ था। यह गठबंधन जो है चाइना के साथ भू रणनीतिक चिंता है उसको मद्देनजर रखते हुए इस गठबंधन को शुरू हुआ, यानी चाइना देश है जिसका अगल बगल के जितना भी देश है जिसके साथ उसका सीमा सटा हुआ सबके साथ उसका प्रॉब्लम होता है सीमा को लेकर, इसकी को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है। इसका साथ साथ भारत ये जो क्वाड मीट है, क्वाड मीट के साथ साथ भारत और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग की भी तैयारी की जा रही है। अब चलेंगे आज के 29वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय बैंक के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी साउथ इंडियन बैंक के नए सीएमडी किसे बनाया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा मुरली राम कृष्णन को, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष की अवधि तक ले इन्हें इस पद पर रहेंगे या एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह 30 मई 2020 तक यह आईसीआईसीआई बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह में थे, यह सीनियर महाप्रबंधक के रूप में थे। उससे यह 30 मई को यह रिटायर कर गए इस पद पर और 1 जुलाई 2020 को इन्हें साउथ इंडियन बैंक में सलाहकार के रूप में शामिल किया गया और यह 1 अक्टूबर से साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बन, यानी काफ़ी इनके अंदर प्रतिभा है जिसको देखकर इनको शामिल किया गया और इन्हें सीईओ और एमडी बना दिया गया। अब दक्षिण भारतीय बैंक यानी साउथ इंडियन बैंक की इसकी स्थापना जो थे 1929 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है केरल के त्रिशूर में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन जो है सलीम गंगाधारन है। चलिए आगे चलते हैं आज के 30वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक को पारित की गई है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छा कदम है, असम के द्वारा शुरू किया गया। यह 31 अगस्त से असम का जो 4 दिवसीय विधायिका का सत्र जो शुरू हुआ था उसी सत्र के द्वारा इसे पारित किया गया। इसमें ऐसे विरासत स्थल को स्थान दिया गया है जो कम से कम 75 वर्ष पुराना है, यानी 75 वर्ष पुराना होगा उसको उसके लिए यह होगा, या जिसे पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया उसको इसके अंतर्गत रखा गया, या जो असम एंशिएंट मोनूमेंट एंड रिकॉर्ड एक्ट 1959 इन तीनों के अंतर्गत जो आ रहा है उसको इस सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा। अब असम ने किया हुआ तो असम की राजधानी दिसपुर है, सीएम सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। आगे चलेंगे आज के 31वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 31वां क्वेश्चन, अमेठी में AK-203 एसॉल्ट राइफल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रसिया के साथ भारत का एक समझौता हुआ AK-203 की स्थापना के लिए। AK-203 क्या है, तो यह एक राइफल है जो AK-47 जिसे आप निश्चित तौर पर ही जानते होंगे। AK-47 का यह एक विस्तृत रूप है, यानी यह एडवांस वर्जन है। AK-47 का यह विस्तृत रूप है यानी एडवांस वर्जन है AK-203। भारतीय सेनाओं में लगभग 7.7 लाख यानी 7,70,000 AK-203 की जरूरत थी, जिसमें रसिया के साथ समझौता किया गया। रसिया के से 1 लाख AK-203 आएगा, लेकिन बाकी जो होगा यह भारत में ही उसका निर्माण होगा। उसके लिए फैक्ट्री बन रही है, वो कहाँ पर बन रही है, तो अमेठी में बन रही है। तो इसके लिए हमें रसिया के साथ समझौता करना पड़ेगा। इस डील को रक्षा मंत्री ने इस डील पर मुहर लगा दी है। और AK-203 यानी AK सीरीज का जो हथियार होता है यह जो हमारे सैनिक होते हैं उनको काफ़ी पसंदीदा होता है, क्योंकि यह कम समय में ज़्यादा गोलियां दागने की क्षमता रखता है, जिसके कारण आप खुद से बचाव भी कर सकते हैं और दुश्मन को घाट पे उतार सकते हैं। इसके लिए यह काफ़ी अच्छा होता है। अब रसिया के साथ हुआ तो रसिया की राजधानी जो है मॉस्को है, रसिया की मुद्रा है रशियन रूबल, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री है मिखाइल मुशस्तिन। आगे चलेंगे आज के 32वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उड़ीसा सरकार ने किया हुआ है। उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी अब कोविड-19 के कारण जितना भी पर्यटन का व्यवसाय था यह कम हो गया था, तो इसको फिर से शुरू करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए नदी परियोजना की शुरुआत की गई है, नदी परिभ्रमण की। इसमें लोगों को
इकट्ठा करने के लिए इसे शुरू की गई कि ताकि पर्यटन विभाग है यह नदी परिवहन शुरू कर सके, उसके लिए कोविड-19 के सिचुएशन का ध्यान में रखते हुए इसके दिशा निर्देश भी जारी की गई है। अब उड़ीसा सरकार इसको की गई, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। आगे चलेंगे आज के 33वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 33वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिक सरकार को नियुक्त किया गया। अभिक सरकार यह आनंद बाजार ऑफ ग्रुप पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष है। आनंद बाजार ग्रुप है, यह वेस्ट बंगाल की है, इसके ये उपाध्यक्ष हैं। ये विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। विजय कुमार चोपड़ा पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक थे। ये अब तक पीटीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन अब अभिक सरकार बन जाएगा आनंद बाजार ग्रुप वाले। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 भारत के आज़ादी के तुरंत बाद इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन विजय कुमार चोपड़ा हैं, जो अब हट जाएंगे। इनके जगह पर नए चेयरमैन हो जाएंगे अभिक सरकार। आगे चलते हैं आज के 34वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 34वां क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत के चुनाव आयोग द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया? और वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जयपुर को किया गया ये मतदाता केंद्र के लिए। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग किया, और उन्होंने बोला कि कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, जो चुनौती है, इस चुनौतियों को हमें सामना करना है, और इसी के बीच में हमें इन चुनाव को करवाना है। इसके लिए उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक किया, और बोला कि कैसे कोविड-19 के सिचुएशन में जहाँ इलेक्शन है उसको कैसे कराया जाए, ताकि कोविड-19 का जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी हुआ उसको फॉलो भी किया जा सकता है, और चुनाव को सुगमता से भी कराया जा सके। आगे चलेंगे दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, जिसे आप निश्चित तौर पर देखेंगे। काफ़ी अच्छे से उसको समझाया गया, यानी काफ़ी ट्रिक के साथ चुनाव आयोग को समझाया गया, पूरा डिटेल के साथ उसमें समझाया गया। आप देख लेंगे तो उसको आप हमेशा के लिए याद करेंगे, और एग्जाम से अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आप निश्चित ही उसको सही करके आएंगे, उससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए 35वें क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा राज श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, राज श्रीवास्तव। यह 1997 बैच के एक आईएफएस अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। वर्तमान में यह टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में ये कार्यरत है, लेकिन अब इन्हें क्रोएशिया के अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया। अब क्रोएशिया में किया गया, तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, यहाँ की राजधानी है, और क्रोएशिया की मुद्रा है क्रोएशियाई कूना यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में हुआ है। हमने इसका आंसर शीट भी तैयार करके रखा हुआ। अगर आप कहीं और से या पहले से पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखेंगे, आप इसका पीडीएफ ले लेंगे और इस वीडियो को आप बनाने का प्रयास करेंगे कि आपने एक सप्ताह में जो करंट अफेयर पढ़ा कि आपने उसको अच्छे ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर अच्छे ढंग से किया आपका मार्क्स 35 नंबर का है, अगर आपका मार्क्स इससे 25 से ऊपर है यानी आपने अच्छे नंबर से अपना तैयारी किया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म होता है। बाय बाय, आपका दिन शुभ।